तो बताया नहीं था जिसमें आपको कुछ समझने में दिक्कत हो, समझने वाली चीज़ें चल ही नहीं रही, खाली खाने वाली चीज़ें चल रही हैं और रटने वाली चीज़ें चल रही हैं। या आप इसको रटेंगे या तो लिखेंगे। और इससे और है कि जितना तरह की चीज़ें बताए रहे हैं इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम। और हम लोग आज साथ इतनी सारी चीज़ें उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। मैक्सिमम पीसीएस का जितना पोर्सन है पॉवर्टी को और मैं अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ दूँ तो सारी चीज़ें मैं खुद कवर कर चुका हूँ। ठीक है, आपको जितना शेयर मार्केट के बारे में जितनी सारी चीज़ें जब मैंने पहले दिन आया था या फिर शेयर मार्केट के बारे में ब्लू चिप कंपनियाँ क्या हैं, स्मॉल कैप क्या है, मिड कैप क्या है, या फिर उससे रिलेटेड जितने भी सारी चीज़ें हैं, एनएससी उसका बेस ईयर क्या है, बीएससी का बेस ईयर क्या है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जितना हम लोगों ने मतलब देखा था उससे बाहर पीसीएस में एक क्वेश्चन नहीं आया। ठीक, और शेयर मार्केट के बारे में शायद मैंने कम से कम 3 से 4 क्लासें लिया हुआ है और ज़्यादा लिया हुआ है। तो आप लोग यदि नहीं भी आए हैं तो जो आए हैं उनसे नोट से ले लीजिएगा, सारी चीज़ें उससे मिल जाएंगी। एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा कि शेयर मार्केट से कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, इकोनॉमी से संबंधित अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में करंट की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो करंट की चीज़ें जितना हो सकता है उतना कवर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ आज ही एक क्लास और बची हुई है आज की। और उसके बाद जो भी सब सारी चीज़ें हैं आप लोग इससे पहले भी देख चुके हैं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जो समझने वाली चीज़ें हैं, तो हम लोग उसके आगे देखते हैं। हम लोग कहाँ तक थे, तो कहाँ तक लिखे थे? राजमार्ग वाले राज्य। अच्छा, राजमार्ग पर लोगों के बारे में तो देखते हैं। सर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, तो अगर कुछ जैसे सर फार्म सब्सिडीज जी नोट करा कि ये पूछना है आपसे। तो यदि पढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। लास्ट ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे इसलिए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। जो मार्क्सियन थ्योरी हुई ना, ये सब अपने आप में सिद्धांत। फार्म सब्सिडी का भी नया कॉन्सेप्ट मैं पहली बार हालांकि सुन रहा हूँ। बाकी डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी। जैसे डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, जो सरकार क्या करती है आपको प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का अनुदान देती है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कि आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो एक तरफ से कहते हैं गैस सिलेंडर जैसे आप खरीदते हैं तो क्या करती है उसमें डायरेक्ट आपको जो 250-300 रुपये क्या है वो आपको बाद में वापस आता है कि नहीं आता? जितना भी वापस आता रहा एक समय आता था, अभी आता है कि नहीं आता? 24 रुपये 16 पैसे। और एक होता है जैसे सरकार अब पेट्रोलियम में आपको क्या देती है, इनडायरेक्ट सब्सिडी देती है। पेट्रोलियम में भी अभी मैंने कल लिखा था ना, सब्सिडी देती है कि नहीं देती है? फूड, फर्टिलाइजर और क्या था चीज। तो सरकार ज़्यादातर क्या करती है आपको इनडायरेक्ट सब्सिडी देती है। उसमें से इनडायरेक्ट सब्सिडी जैसे आप बिजली का बिल पे करने जाते हैं तो गवर्नमेंट यदि जान जाती है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होने के कारण क्या होता है आपको कुछ चीज़ें मुफ्त में सरकार आपके जो एक तरफ से कहता है ना घरेलू कनेक्शन, तो घरेलू कनेक्शन का जो चार्ज होता है कम होता है, कहीं ना कहीं सरकार उसको क्या कर रही है इनडायरेक्ट सब्सिडी दे रही है। ठीक है, ये तो हुआ आपका इनडायरेक्ट सब्सिडी। दूसरी चीज होता है डायरेक्ट, ज़्यादातर इनडायरेक्ट की सब्सिडी है। मुझे डायरेक्ट सब्सिडी का एग्जांपल अभी याद नहीं आ रहा है। इनडायरेक्ट सब्सिडी में जैसे आप खाद खरीदने जाते हैं तो भी सरकार आप लोग देखते होंगे कि आपको काफ़ी चीज़ें उसमें उसकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि सरकार उसमें भी आपको सब्सिडी देती है। तो सरकार ज़्यादातर क्या है इनडायरेक्ट सब्सिडी का यूज करती है। कई बार जो माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत लिखा हो ना, माल्थस जी और कहीं माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन पिछले साल क्वेश्चन आया था। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया हुआ है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो उसमें उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि सबसे पहले इतिहास में पहले क्या था, जनसंख्या को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं मानी गई थी, जनसंख्या को बहुत ज़्यादा मतलब संकटकालीन स्थिति नहीं मानी गई थी 17वीं 18वीं दशक में। 1798 ईस्वी में उन्होंने थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड करके कोई पुस्तक का नाम लिखते हैं और उन्होंने इसमें यह बताया था कि जनसंख्या किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था के लिए कितना घातक हो सकती है। इन्होंने कहा था कि जो जनसंख्या बढ़ती है तो ज्यामितीय गति से बढ़ती है, ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है।
जो खाद्यान्न आपके बढ़ते हैं वो आपके क्या है, अंकगणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, यानी कि जो खाद्यान्न होते हैं वो इस तरह बढ़ते हैं, और जो जनसंख्या है वो इस तरह बढ़ती है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, और अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या होगा, खाद्यान्नों का अभाव हो जाएगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस दिया था कि प्रकृति की जो मेज है वो सीमित लोगों के लिए लगी हुई है, प्रकृति की जो मेज है वो सीमित लोगों के लिए लगी हुई है, जो भी बुलाया जाएगा भूखा चला जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एक तरफ उन्होंने तंज कसा था जनसंख्या के ऊपर, और ये कहा था कि यदि हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होगा कि अत्यधिक जनसंख्या हो जाएगी, जिससे क्या होगा, भयंकर अकाल आएंगे, और प्रकृति फिर स्वयं से इस तरह का उपागम अपनाती है, स्वयं इस तरह के कारण अपनाती है। जैसे आप लोग देखते हैं अकाल आता है, सूखा होता है, बाढ़ आती है, भूखमरी फैल जाती है, कोविड होती है, सब क्या है, प्रकृति क्या है, एक तरह से संतुलन लाती है। तो इनका कहने का मतलब यह है कि यदि हमने अपने उसमें क्या नाम है संतुलन नहीं लाए, अपनी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किए, तो क्या होगा, एक समय के बाद प्रकृति उसमें संतुलन स्वयं लाती है, और जब प्रकृति द्वारा संतुलन लाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होगा, सबसे ज़्यादा उसके दुष्प्रभाव होंगे, और उससे क्या होगा, विशाल जनधन की हानि होगी। इतना जनसंख्या सिद्धांत के बारे में लग रहा है पर्याप्त। और क्या था, इनकम पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी। इनकम पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी। देखिए इनकम पॉवर्टी क्या होती है, जैसे पॉवर्टी तो सचिन सर पढ़ा के गए हैं, मुझसे उससे क्यों पूछ रहा हूँ, पॉवर्टी पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? ये टर्म्स नहीं पढ़ाए, वैसे तो पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, बट ये टर्म्स। इनकम पॉवर्टी क्या है, जब अच्छा उन्होंने जब पढ़ाया होगा तो पॉवर्टी लाइन की बात की जी, पॉवर्टी लाइन की बात की कि नहीं की, $1.90, शायद थोड़ा और ज़्यादा हो गया, करेक्ट लेके डेटा देख लीजिएगा, 2.15 या 2.25 के आसपास हो गया है, 2.42 हो गया है, और वो अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए दोनों चीज देख लीजिएगा, नया डेटा है यूएनडीपी, उसके लिए अभी 2015 के आसपास क्या हुआ था, $1.90 क्या किया था, इंटरनेशनल रूप से निर्धारित किया था पॉवर्टी लाइन के लिए। जिस व्यक्ति का मान लीजिए उस समय क्या था, मुझे पिछला डेटा याद आ रहा है, लेटेस्ट डेटा मैंने देखा नहीं, ये क्या है पॉवर्टी लाइन, मतलब ये है कि जिस व्यक्ति का एक दिन में $1.90 यदि वो नहीं कमा रहा है तो क्या कहेगा, वो मतलब एक तरफ से कहा जाएगा गरीब कहा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारी इनकम पॉवर्टी, मतलब जो आपकी एक आय निर्धारित की गई है, जैसे सुरेश तेंदुलकर कमेटी का नाम आप उन्होंने बताया होगा, और रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट का नाम बताया होगा। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में से कौन मानी जाती है, दोनों में से कौन आधिकारिक है, कौन ज्यादा मानी जाती है? सुरेश तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी को ही आधिकारिक रूप से माना गया है। फाइनल रघुराम राजन कमेटी गठित की गई थी, उसके बाद अरविंद पंगड़िया की भी कमेटी गठित की गई थी, लेकिन हालांकि आपके क्वेश्चन डायरेक्ट यदि पूछे जाते हैं तो रघुराम राजन कमेटी 2014 में जो गठित की गई थी उसके बारे में उन्होंने दूसरा बताया होगा। मेन चीज ये है कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या निर्धारित किया था, 1000 रुपये निर्धारित किया था शहरी क्षेत्रों के लिए, और गरीब क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये निर्धारित किए थे। सुरेश तेंदुलकर कहते हैं कि यदि शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 1000 रुपये से मासिक में कम प्राप्त कर रहा है तो क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। उसी तरह जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो कितना है, 816 रुपये मासिक। ये क्या सुरेश तेंदुलकर का है, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति, सचिन तेंदुलकर में समझ लीजिएगा, सुरेश तेंदुलकर है, ठीक है, जो व्यक्ति 1000 रुपये से कम शहरी क्षेत्र में प्राप्त कर रहा है, पर पर्सन है, ठीक है, पर पर्सन है, और ये क्या है, गरीब क्या है, 816 रुपये प्राप्त कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो गरीब कहलाएगा। ठीक है, इसमें से किसी कोई समस्या, यानी कि कोई व्यक्ति 1000 रुपये नहीं पा रहा है, 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं कमा रहा है, तो क्या है, गरीब कहलाएगा। ये क्या है, इनकम पॉवर्टी। यही चीज रघुराम राजन क्या कहते हैं, 1472 और 900 कितना है, 907। पढ़े हो आप लोग, पढ़े बैठे हो, ऐसे देख रहे हो मुझको जैसे ऐसे लग रहा है, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए सर, ये पहले बताइए।
सर ये है सर। सर का नोट्स देखे हो तो बताओ ना, उसमें रघुराम राजन कमेटी का जो रिपोर्ट लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? सर रिपोर्ट जो छोड़ो आगे है पढ़ाई, रिपोर्ट जरूरी नहीं आ जाएगा। अरे ये भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, पावर्टी से क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ठीक है। पावर्टी से सर ये मेंशन करा गया है कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने करेक्ट डाटा करने के लिए एमआरपी मेथड यूज करा था। ये नहीं लिखा है एस रविराजन 1816। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो बता रहा हूँ ये मत सोचिए कि एग्जाम में नहीं आएगा। जो भी बता रहा हूँ वो भी एग्जाम में सबसे ज्यादा यदि करीबी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे जान लीजिए कि आप हमेशा हर साल उठा के देख लीजिए, करीबी से करीब दो क्वेश्चन आते हैं। और कैलोरी से मापन आप लोग लिखा है तो वाईके अलग कमेटी की जो रिपोर्ट है, कैलोरी आधार पर उन्होंने मापा था 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी जी सर है। और ये भी लिखाए होंगे कि सुरेश तेंदुलकर, और ये क्या है, रघुराम राजन 1472 रुपए शहरी क्षेत्र में और 907 रुपए क्या है ग्रामीण क्षेत्र में। ये भी आपका डेटा है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। एमआरपी को बताएं, मेन कमेटी की जो रिपोर्ट है इनकम से रिलेटेड करके है और यही है 1407 907 और 1407 रुपए है 972 है। इसलिए कह रहा था कि तुम लोग शायद पढ़े होंगे, देख लेना अपना, इसी से रिलेटेड करके तो ठीक है। अब ह्यूमन पॉवर्टी क्या है? मानव गरीबी का मतलब ये होता है कि जब आप क्या है कि आपस में एक होता है ना कि न्यूनतम उपभोग का स्तर भी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आप निर्धनता के ऐसे जाल पे पड़े हुए हैं कि आप अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को क्या है निर्धनता हस्तांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। हम गरीब हैं, हमारे आने वाले बच्चे भी क्या है गरीब हैं, उनके आने वाले बच्चे भी क्या है गरीब हैं। ये क्या है आपकी ह्यूमन पॉवर्टी, ठीक। और कोई कंसेप्ट है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। ये भी पता है किसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? जनांकीय लाभांश क्या है? 15 इयर्स के ऊपर और 59 इयर्स तक है 59। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि मासिक लिखा है तो मासिक लिखा हुआ है वहाँ पे। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जनांकीय लाभांश, यानी कि जो हमारे यहाँ जो कार्यशील जनसंख्या है वो क्या हो, वो जितना ज्यादा 15 से और 59 वर्ष कहीं कहीं 64 वर्ष मिलता है, तो इनके बीच में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज्यादा किसी भी देश के विकास का स्तर अधिक हो सकता है। यानी कि 15 से 64 वर्ष या 15 से 59 वर्ष जो है इसके अंदर जो यदि कोई भी जनसंख्या है, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी वो क्या कहलाएगी डेमोग्राफिक डिविडेंड के अंतर्गत आएगी। इन जनसंख्या का क्योंकि विकास की क्षमता बहुत ज्यादा होती है इसलिए उसको क्या कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। वही डेमोग्राफिक डिविडेंड। और कुछ लिखिए बच्चा, हेडिंग डाल लीजिए। भारत के कुल निर्यात की शीर्ष मदें, भारत सर्वाधिक किसमें निर्यात करता है? भारत की शीर्ष निर्यात की मदें। नंबर 1 इंजीनियरिंग का सामान, नंबर 1 इंजीनियरिंग का सामान। नंबर 2 पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद। नंबर 3 रत्न एवं आभूषण, रत्न एवं आभूषण। चौथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन, चौथा है कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन। मतलब हम लोग कौन कौन सी सर्वाधिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं, तो उसमें से पहला क्या है इंजीनियरिंग वस्तुएं, फिर दूसरा क्या है पेट्रोलियम उत्पाद, तीसरा क्या है रत्न एवं आभूषण, चौथा क्या है कार्बनिक तथा अकार्बनिक। क्रोनोलॉजिकल में पूछता है, जब भी पूछेगा क्रोनोलॉजिकल में चार कम से कम पूछता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है शीर्ष निर्यात, इसमें लिख लीजिए शीर्ष, भारत द्वारा शीर्ष आयातित मदें लिख लीजिए। सबसे ज्यादा क्या आयात करते हैं? तो नंबर 1 है पेट्रोलियम, नंबर 1 पेट्रोलियम, नंबर 2 खनिज तेल,
नंबर 2 खनिज तेल, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, नंबर 4 स्वर्ण, स्वर्ण, नंबर 5 मशीनरी। सर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और पेट्रोलियम इंपोर्ट देता है। एक लिखा हुआ है पेट्रोलियम, एक लिखा हुआ है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। पेट्रोलियम क्या होता है? जो आप लोग ईंधन में डालते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो होते हैं जिनसे आप क्या करते हैं, अलग पेट्रोल डीजल सब अलग अलग। पेट्रोल डीजल अलग है। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, जैसे कि आप जो देखते हैं ना सड़क में जो डामर बनती है, तो क्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इसी तरह क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका हम लोग क्या है सारी मात्रा में लगभग 85 से 86% क्या है, और 85 से 86 नहीं 30-35% के आसपास क्या है हम लोग इसका निर्यात करते हैं। प्रोडक्टों का क्या है, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट उनको हम निर्यात करते हैं और पेट्रोलियम का क्या है आयात करते हैं। हमेशा आप लोग देखेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमारा लगभग भारत हमेशा पहले दूसरे नंबर में निर्यात में होगा, और आयात में क्या है कि पहले नंबर पर पेट्रोलियम पे आयात करोगे। मुझे भी काफ़ी कंफ्यूजन था, लेकिन जब मैं जब देखने समझे तो समझ में आया। मुझे भी लगता था कि एक चीज़ का निर्यात कर रहा है, एक चीज़ का आयात कर रहा है। समझ में आया पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद क्या है। अगला हेडिंग डाल लीजिए, शीर्ष निर्यात करने वाले राज्य कौन? शीर्ष निर्यात करने वाले राज्य कौन? पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु, तीसरा तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक। चौथा क्या है? कर्नाटक, ठीक है। अब लिख लीजिए भारत के शीर्ष व्यापारिक देश। भारत किससे सर्वाधिक व्यापार करता है? भारत के शीर्ष व्यापारिक देश, नंबर 1 यूएसए। अच्छा, जहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहाँ व्यापार का नाम आता है वहाँ आयात निर्यात दोनों होते हैं, ठीक है। जब मैं लिखाऊंगा निर्यात के बारे में, इसका मतलब भारत सर्वाधिक निर्यात कर रहा होगा, और जब हम लोग आयात की बात कर रहे होंगे तो भारत सर्वाधिक आयात कर रहा होगा, और जब हम लोग व्यापार की बात करेंगे सर्वाधिक व्यापार, इसका मतलब है आयात और निर्यात का क्या है योग, ठीक है। वहाँ व्यापार का प्रयोग होता है। तो भारत के जो शीर्ष व्यापारिक देश हैं कौन कौन से? पहले नंबर में यूएसए, दूसरे में चाइना, तीसरे में क्या है सऊदी अरब, तीसरे में सऊदी अरब, और चौथा क्या है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है। ये हमारे भारत के शीर्ष व्यापारिक देश है। अब अभी हेडिंग डाल लीजिए, भारत के शीर्ष आयात करने वाले देश। हाँ जी। नंबर 1 में है चाइना। सबसे ज्यादा हम लोग चाइना से आयात करते हैं, लगभग 16.53%, 16.53। सबसे ज्यादा आयात किससे कर रहे हैं हम लोग? चाइना से, 16.53। दूसरे नंबर पर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, 7.322।
7.32। तीसरे नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात, वही यूएई जिसे कहते हैं, इसका 60.75। 60 सॉरी 6.75। और चौथे नंबर पर है स्विट्जरलैंड 4.62। 4.62। ये क्या है हमारे आयात, जिससे हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं। अब लिख लीजिए भारत के शीर्ष निर्यात करता देश, मतलब भारत कहाँ सबसे ज्यादा निर्यात करता है। शीर्ष निर्यात देश नंबर 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे ज्यादा अमेरिका को निर्यात किया जाता है। दूसरे नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर चीन, और तीसरे नंबर पर क्या है यूएई, वही संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका को लगभग हम लोग 17.69 यानी 17.69% क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, कितना 17.69%। अमेरिका को हम लोग कितना क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। और वहीं चाइना को हम कितना कर रहे हैं, लगभग 7.26%। चाइना को 7.26% हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एक चीज और पूछा जा सकता है, तो शायद आपको दिमाग लगाने का बस काम है। ये पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वाधिक व्यापार सरप्लस देश कौन सा है, ट्रेड सरप्लस कंट्री कौन सी है भारत? यूएसए। आप ट्रेड सरप्लस का मतलब क्या होता है, आप कितना मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं चाइना लगभग कितना लिखा है, 16% लिखा होगा, उतना हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, 7 पॉइंट कुछ के आसपास, 69 जो भी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा किस कंट्री का है, हमारा चाइना का। ट्रेड डेफिसिट का मतलब समझ रहे हैं, व्यापार घाटा सर्वाधिक कहां से कहां हो रहा है, चाइना में। ठीक है, और व्यापार सरप्लस का मतलब व्यापार अधिक सबसे ज्यादा कहां पे है, यूएसए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लेता है, कार्बन उत्सर्जन वाले देश कौन कौन से? CO2 उत्सर्जक राष्ट्र। CO2 उत्सर्जक राष्ट्र नंबर 1 पे है चाइना। कार्बन उत्सर्जन की कार्बन डाइऑक्साइड वही कैसे होता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन उत्सर्जनीकरण का मतलब होता है सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जनीकरण किसका रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जिसका ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे उत्सर्जित करेगा वो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करेगा। है अलग एक चीज नहीं है, लेकिन ये है कि एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रोल किसका है। आप लोग एनवायरनमेंट में पढ़े होंगे, ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, CO2 का। और CO2 उत्सर्जित होगी तो कार्बन उत्सर्जीकरण उसका उद्देश्य को उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो नंबर 1 में है चाइना, नंबर 2 अमेरिका, CO2 उत्सर्जक शीर्ष राष्ट्र है। नंबर 1 चाइना, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत, और चौथा क्या है, रूस। चौथा क्या है, रूस। ठीक है, पहले में चाइना है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा भारत, और चौथा क्या है, रशिया यानी रूस। ठीक है, अब लिख लीजिए एफडीआई बहिर्प्रवाह वाली अर्थव्यवस्थाएं। एफडीआई कहाँ सबसे ज्यादा दूसरे देशों में जाता है, किस देश से सबसे ज्यादा? एफडीआई बहिर्प्रवाह, एफडीआई बहिर्प्रवाह वाली अर्थव्यवस्थाएं। का मतलब क्या होता है, बहिर्प्रवाह का मतलब आपके देश से पूंजी दूसरे देशों में जाती है। ठीक है, आपके देश से जो पूंजी दूसरे देशों में जाती है उसको क्या कहते हैं, बहिर्प्रवाह कहते हैं। तो जब दूसरे देशों से हमारे यहाँ पूंजी आती है उसको क्या कहते हैं, अंतर प्रवाह।
कैपिटल का आउटफ्लो यानी कि होता है बहिर्प्रवाह और इनफ्लो यानी कि क्या होता है अंतर्प्रवाह। ठीक है, आउटपुट और आउटफ्लो क्या है बहिर्प्रवाह और इनफ्लो क्या है अंतर्प्रवाह। ठीक है, नंबर 1 पे बहिर्प्रवाह हम लोग लिखते हैं यूएसए, नंबर 1 यूएसए, दूसरे पे जर्मनी, तीसरे में है जापान, और चौथे में है चाइना। चौथे कौन है चाइना। ठीक है, अब कुछ योजनाएं ऐसे बताइए, WPI से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? होल प्राइस इंडेक्स से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? होल प्राइस इंडेक्स जानते हैं, नाम सुना है? क्या है ये? WPI क्या है? CPI कंबाइंड क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अरे बता दीजिए, नाम आप सुने कि नहीं सुने हैं? सर ध्यान दीजिए, देखिए जब मुद्रास्फीति की माप की जाती है तो उसके लिए सरकार के द्वारा 2 सूचकांक बनाए गए हैं, एक WPI, एक क्या है CPI। WPI क्या होता है? होल प्राइस इंडेक्स, और CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जा सकता है कि आखिर इनको जारी कौन करता है। ठीक है, तो अब WPI क्या है? मतलब होल का मतलब क्या है कि जब हम लोग क्या पूरे थोक वस्तुओं का जब मूल्यों का निर्धारण होता है उसके आधार पर जब मुद्रास्फीति मापी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? होल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। होल प्राइस का मतलब क्या है? एक देखते होंगे, आप देखते होंगे कि आपके यहाँ एक फुटकर व्यापारी होते हैं, एक क्या होते हैं? थोक व्यापारी होते हैं। तो जो थोक व्यापारी होते हैं उनके जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है उसके आधार पर जब मापन किया जाता है तो उसको कहते हैं होल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और CPI का मतलब यह है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि फुटकर वस्तुओं के संदर्भ में जब मुद्रास्फीति बढ़ती है और उसका मेजरमेंट किया जाता है तो उसको CPI कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया CPI-C। तो CPI-C का मतलब क्या है कि कंबाइंड का मतलब पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए या रूरल सेक्टर के लिए क्या था? अलग जारी किया जाता था, और अर्बन सेक्टर के लिए अलग जारी किया जाता था। U+R का मतलब कंबाइंड का मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से CPI जारी किया जाता था और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से CPI जारी किया जाता था। अब इनको दोनों को क्या है? कंबाइंड कर दिया गया है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाम दिया गया है। मेन यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में मुद्रास्फीति की माप का मुख्य सूचकांक कौन सा है, तो इस समय ये है। ठीक है, CPI। ये अक्सर आपको विवादित मिलेगा, आपको पिछले क्वेश्चनों में हमेशा ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। आप जो पीछे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ होगा, इसीलिए शायद पूछा जा सकता है आपसे। ये क्या है कि पहले WPI ऑप्शन आप लोग देखेंगे तो कभी भी अब WPI न मार के CPI-C मारेंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंबाइंड यानी कि संयुक्त। 2015 में जब आप लोगों ने उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट पढ़े थे कि नहीं, टारगेटिंग इन्फ्लेशन मैंने पढ़ाया था, +-4 +-2 पढ़ाए थे कि नहीं? टारगेटिंग इन्फ्लेशन की बात किया था, लक्षांकित मुद्रास्फीति, उर्जित पटेल की कमेटी। तो वो जो 4% का मुद्रास्फीति का जो दर निर्धारित किया गया है तो किसके लिए निर्धारित किया गया है? वो इस CPI-C के लिए निर्धारित किया गया है। यदि CPI-C का मूल्य 4% से ऊपर चला जाता है तो क्या होगा? और 2% से और मतलब 6% से और +-2 का मतलब यह है कि 2% क्या है? बढ़ सकता है, 2% क्या है? घट सकता है। और यदि 6% से ऊपर मुद्रास्फीति हो गई इसकी CPI-C की, इसका मतलब यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो रही है, मौद्रिक जो नीतियां हैं, मौद्रिक नीति के जो कंपोनेंट हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था में क्या है? इन्फ्लेशन फैल रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। और यदि 2% से भी कम हो जाए, -2 और -2 मतलब 2% से भी कम हो जा रहा है, इसका मतलब है इकोनॉमी में क्या है?
डिप्रिसिएशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, मंदी आ रही है, स्लगिश आ रही है, यानी कि अवमंदन आ रहा है। ठीक है, जब आपको मुद्रास्फीति पढ़ाया जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा, तो शायद आप लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि WPI का मेजर कौन करता है, लिख लीजिए, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। ये भी पूछा जा सकता है WPI, मान लीजिए ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, WPI का मेजर कौन करता है, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, और उसके अंतर्गत काम कौन करता है, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। आर्थिक सलाहकार कार्यालय। मतलब आपसे पूछा जा सकता है WPI का मेजर कौन करता है, तो हो सकता है कि आर्थिक सलाहकार कार्यालय न दिया हो, ऑप्शन में खाली इतना दिया हो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, तो आप लोग वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय लगाएंगे। ठीक है, अब CPI के लिख लीजिए, CPI के कौन मेजर करता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन कार्य कर रहा है, सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कौन संस्था कार्य कर रही है, CSO, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसको कौन जारी करता है, CPI CO। ठीक है, और WPI को कौन जारी करता है, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और जो उसका एप्रोप्रिएट आंसर है उसको आप लोग लगाएंगे। ठीक है, किसी कोई समस्या लिख लिया है ना दोनों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, भूलता भी बहुत है कौन किसका है। अगला आप लोग नेगेटिव पॉइंट डाल लीजिए स्टार लगा के। लिक्विडिटी कैसे होती है, क्या लिक्विडिटी क्लास में आएगी, कोई बताएगा लिक्विडिटी क्या है, तरलता। हिंदी में तो पता है, क्या है वो, कई बार मैंने बताया तरलता, मौद्रिक नीति जैसे पढ़ाया हूं, तरलता के बारे में कई बार बताया। फ्लो, तरलता का मतलब यह है कि लिक्विडिटी आपकी, यानी कि पहले बात तरलता का शाब्दिक अर्थ क्या है कि जिस जगह जाना उसी रूप में आकार ले लेना, मैंने बताया था। तरलता का मतलब यह है जो आपके पास कैश में मनी है। अब कुछ मनी आपके पास कैश में रहती है, कुछ ATM में रहती है, कुछ आप क्या करते हैं चेक के रूप में रखते हैं, कुछ आप मशीनें खरीद के रखते हैं, कुछ आप शेयर खरीदते हैं, कुछ आप बॉन्ड खरीदते हैं, कुछ आप लोग ट्रेजरी बिल खरीदते हैं, कुछ आप लोग कॉमर्शियल पेपर खरीदते हैं। सब के बारे में मैंने अच्छे से चर्चा कर चुका हूँ। ये सब क्या है, आपकी लिक्विडिटी है, तरलता है। सबसे ज्यादा तरल संपत्ति कौन सी है, सबसे ज्यादा तरल संपत्ति कौन सी है, मनी, मुद्रा। आपके पास जो नगद में है, जब चाहे तब आपसे जो चाहे खरीद सकते हैं, तो सबसे ज्यादा तरल मुद्रा है। ठीक है, पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। 10 से 16 जनवरी 10 से 16 जनवरी तक वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत से 16 जनवरी 2023 तक वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मतलब सप्ताह का आयोजन किया गया।
स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया है। ये सप्ताह का आयोजन 16 जनवरी 2016 को 16 जनवरी को 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या में थोड़ा सा लेटेस्ट इस समय काफी हलचल मची है, क्योंकि भारत की जनसंख्या कुछ दिनों बाद चाइना की जनसंख्या को क्रॉस कर रही है। तो उसके बारे में भी शायद है थोड़ा आपको पूछा जा सकता है। तो लिख लीजिए पॉइंट नोट डाउन करके 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब के बिंदु को पार कर गई। 15 नवंबर 2022 विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब के बिंदु को पार कर गई है। बिंदु को पार करेगा? अरे 8 अरब का जो एक मतलब कह सकते हैं आंकड़ा। दूसरा पॉइंट, विश्व की कुल जनसंख्या को 7 अरब से 8 अरब होने में विश्व की कुल जनसंख्या को 7 अरब से 8 अरब होने में लगभग 12 वर्ष लगे। विश्व की कुल जनसंख्या को 7 अरब से 8 अरब होने में लगभग 12 वर्ष लगे। अगला पॉइंट लिख लीजिए, विश्व की कुल जनसंख्या को विश्व की कुल जनसंख्या को 8 अरब से 9 अरब होने में लगभग 15 वर्ष लगेंगे। विश्व की कुल जनसंख्या को 8 अरब से 9 अरब लगभग 15 वर्ष लगेंगे। अगला पॉइंट, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या विश्व की लगभग 50% जनसंख्या केवल 7 देशों में रह रही है। केवल 7 देशों में रह रही है। केवल 7 देशों में लगभग 50% जनसंख्या रह रही है। ठीक है, अब अगला पॉइंट डाल लीजिए, नए जगह पॉइंट डाल लीजिएगा, नया स्टार लगा के लिख लीजिएगा। अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम द्वारा अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का प्रथम हरित नगर पालिका बांड जारी किया गया था। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का प्रथम हरित नगर पालिका बांड नगर पालिका मतलब समझ रहे हैं ना? देखो हम इस समय चुनाव उसी का चल रहा है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल पार्टी जो बोलते हैं उसको म्यूनिसिपालिटी अक्सर आप लोग सुने होंगे, है ना। तो नगर पालिका में उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की न्यूज है और गाजियाबाद शहर में पहली बार क्या है, नगर पालिका द्वारा हरित बांड जारी किया गया है। ग्रीन बांड का मतलब बांड मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि नहीं? बांड शेयर डिबेंचर नहीं पढ़ाया है?
पढ़ाए तो कम से कम बोल दिया करो कि हाँ पढ़ाए। तो उसी तरह क्या हरित बांड जारी किया गया सरकार के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट नोट कर लीजिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 9 राज्यों में, राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टरों का उद्घाटन किया गया है। क्लस्टर मुझसे मत पूछना, मुझे नहीं पता है। ठीक है, वही पूछा यार, क्लस्टर मुझे नहीं पता क्लस्टर क्या है, जाके देखना सर्च करना। क्लस्टर ऐसा हो सकता है कि जो बांस से संबंधित जितने जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, उनके लिए एक कह सकते हैं आपको लॉजिस्टिक पार्क टाइप का बनाया गया होगा, जिससे क्या है कि बांस के प्रोडक्ट आपको वहाँ पे सहूलियत हो, यहाँ पे उनका उत्पादन हो। ठीक, तो 22 बांस प्रोडक्ट क्लस्टर, ये क्वेश्चन दो पूछ सकते हैं, कितने राज्यों में, 9 राज्यों में कितने क्लस्टर, 22 क्लस्टरों का झुंड। हाँ, तो जो झुंड है ना, वही बता रहे हैं किसी का प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको कच्चा माल के लिए तैयार किया जाता है। अब अगला पॉइंट डाल लीजिए। आरबीआई द्वारा 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 से फुटकर जो रिटेलर कहते हैं उसको खुदरा डिजिटल रुपया, खुदरा का मतलब होता है रिटेलर, यानी कि फुटकर लिखना हो फुटकर लिखिए, खुदरा थोड़ा और शब्द है हिंदी का। ठीक, रिटेलर जिसे कहते हैं, तो खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च किया था आरबीआई ने। डेट याद रखिएगा, 1 दिसंबर 2022 को। इसके लिए खुदरा डिजिटल मुद्रा के लिए। ठीक है, खुदरा डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया था जिसने आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 को। और डब्ल्यूपीआई के लिए, होल प्राइस इंडेक्स के लिए, यानी थोक बाजार के लिए 22 नवंबर 2022 को लॉन्च किया। 1 नवंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल मुद्रा जारी किया था। थोक डिजिटल मुद्रा कब जारी किया गया था? 1 नवंबर 2022। ठीक है, किसने जारी किया था? आरबीआई। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितनी भी आरबीआई से संबंधित रिपोर्ट्स होती है, जितनी भी केंद्र सरकार के जो संगठन है, एनएसओ हो गया, सीएसओ हो गया, इनसे संबंधित जितनी भी रिपोर्टें होती हैं, और जितनी भी नीति आयोग से संबंधित जितनी रिपोर्टें हैं, इनसे क्वेश्चन आपके हमेशा आने तय रहते हैं। ठीक है, जो भी नई चीजें, लेटेस्ट चीजें होंगी तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे आपको नया पॉइंट डाल लीजिए। अच्छा, एक चीज, हाँ, इसी के अंदर लिख दीजिए, आरंभिक रूप से, यानी कि प्रारंभ में यह मुद्रा प्रारंभ में यह डिजिटल मुद्रा नई दिल्ली, प्रारंभ में यह डिजिटल मुद्रा नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, भुवनेश्वर में जारी किया गया था।
नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में जारी किया गया था। समस्या है क्या कुछ? नहीं पाए तो क्या? अगला पॉइंट डाल लीजिए। आरबीआई ने 31 मार्च 2022 को भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया। आरबीआई द्वारा 21 मार्च 2022 को भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया, जो पिछले वर्ष 53.9% से बढ़कर 56.4% हो गया है। पहले कितना 2021 में कितना था, 2022 में कितना हो गया है 56.4। आरबीआई ने वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है, ठीक है। उसका 2021 में रैंक था 53.9%, जो 2022 में कितना हो गया। सर रैंक परसेंटेज में कैसे? ये परसेंटेज मतलब क्या, 100 में, आउट ऑफ 100 है। 100% में इसका जो रैंक है 53.9%। सूचकांक कोई भी इंडेक्स होता है उसका 100 माना जाता है कि नहीं। जैसे आप लोग HDI देखते होंगे 0 से 1 के बीच, ठीक है। या फिर दूसरा सूचकांक देखेंगे WTI, जब वो देखेंगे PQLI का नाम सुने कि नहीं। इसका मापन क्या है 0 से 100 के बीच। HDI का मापन क्या है 0 से 1 के बीच। उसी तरह इसका क्या है कि 100% में जो लिया गया है उसमें कितनी रैंक उसको मिली है 53.9%। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऊपर वाला क्या है? फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, शायद इसको मॉरिस ने दिया। एग्जामों में सब पूछे जाते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ, बताइए। सब एग्जाम में पूछा जाता है, शायद एक पूछ लिया जाए इंडेक्स का मान क्या है, PQLI किसके बीच में। जो आप लोग जब मार्कस का जनसंख्या सिद्धांत आपसे पूछ सकता है तो PQLI पूछने में उसको कोई दिक्कत नहीं। PQLI का सूचकांक क्या है 0 से 100 के बीच। HDI क्या है 0 से 1 के बीच, ठीक है। इसी तरह बात ये क्या मैंने बताया था वित्तीय समावेशन सूचकांक ना, उसमें कितनी रैंक हो गई है 56.4%। अब इसमें 3 इंडेक्स है, इसके भी तीनों को बराबर है, कितना भाग दिया गया है देख लीजिए। क्या वित्तीय समावेशन सूचकांक को हम क्या कहते हैं मॉडल? वित्तीय समावेशन माने फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स का मतलब इसमें ये है कि यदि 50% से ज़्यादा मतलब परसेंटेज प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यह है कि भारत में समावेशन की दिशा बढ़ रही है, ठीक, आगे की तरफ जा रही है। 50% से कम हो रही है, इसका मतलब यह है कि वित्तीय समावेशन नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी समझ रहे हैं ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ रहे हैं कि नहीं। वित्तीय समावेशन नहीं जान रहे किसे कहते, ये भी मैंने बताया है, इसको भी मैंने पढ़ाया है। जब आपको मनी मार्केट में जब पढ़ा रहा था तो हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हमेशा मैंने की होगी, वित्तीय समावेशन की बात किया था। एक चीज लिखाई थी, सभी समय पर सभी लोगों को सभी समयों पर पर्याप्त मात्रा में निम्नतम लागतों पर जो ऋण उपलब्ध होता है उसको क्या कहते हैं वित्तीय समावेशन कहते हैं। 3-4 चीजें जाके आप लोग नोट्स पलटिए गए थे मेरी क्लास में जो बैठे रहे तो नोट्स पलटिएगा। वित्तीय समावेशन की मैंने परिभाषा लिखवाई थी। वित्तीय समावेशन का मतलब यह है कि सभी व्यक्तियों को, जो समाज के निम्न वर्ग के भी व्यक्ति हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में निम्नतम लागतों पर, यानी कि ऐसा नहीं कि बैंक जाए तो बैंक 20% लोन दे रहा है, 15% दे रहा है, 10% दे रहा है, न्यूनतम लागतों पर ऋण उपलब्ध होना,
ठीक है, वो क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन। समावेशन का मतलब क्या है? आपस में मिलना। वित्तीय मतलब सभी लोगों। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, इंक्लूसिव ग्रोथ का नाम सुने हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? समावेशी विकास, समावेशी समृद्धि, जिसमें क्या है? सभी लोगों को जोड़ा जाए, सभी लोगों का योगदान शामिल किया जाए। होता है कि नहीं? उसी तरह फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? वित्तीय समावेशन का मतलब यह है कि सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में क्या हो रहा है? इतनी मात्रा में मुद्रा उपलब्ध हो कि कोई व्यक्ति इस वजह से ना उद्योगों को स्थापित कर पाए कि उसके पास मुद्रा का अभाव। ठीक, वो क्या कहलाता है? वित्तीय समावेशन कहलाता है। लिख लीजिए, जय सूचकांक मुख्यतः 3 मापदंडों के आधार पर आकलन करता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में। हाँ, जय सूचकांक 3 मुख्य मापदंडों के आधार पर आकलन करता है। यह सूचकांक 3 मुख्य, इसमें जो 3 उसके पिलर है, मुख्य मापदंड है, क्या है? आकलन करता है। नंबर 1, वित्तीय सेवाओं का उपयोग, वित्तीय सेवाओं का उपयोग, वित्तीय सेवाओं का उपयोग, इसका भारांश कितना है? 45%। वेटेज इसका कितना है? 45%। देख लीजिए उसके सामने, वित्तीय सेवाओं का उपयोग, इसका भारांश है 45%। दूसरा पॉइंट, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, इसका मूल भारांश क्या है? 35%। वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, इसका भार है 35%। और तीसरा है वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता, वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता, इसका भार है 20%। वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता, इसका भार कितना? 20%। ठीक है, क्या आप लोग इससे में जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो हो सकता है कि शायद ये ना पूछा जाए। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? वित्तीय समावेशन लिखा हुआ है। हाँ, तो आरबीआई जारी करता है। अभी लिखते हैं, कम से कम वही जाता है। हाँ, जनधन योजना वित्तीय समावेशन के लिए। हाँ, 5,000 की 10,000? 10,000। अगर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लेटेस्ट अपडेट नहीं हो रहा हूँ, जितना भी है वो रहती है। क्या जनधन योजना हो गई, या फिर इस तरह से आप लोग देखते होंगे कि मुद्रा योजना का नाम सुनिए। मुद्रा योजना में 3 ऋण है, शिशु, किशोर, तरुण, है ना? ये सब क्या है? जनधन योजना, मुद्रा योजना। या फिर आप लोग देखते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि 500 रुपये कोविड के समय जो महिलाएं थी उनके अकाउंट में काफ़ी लोगों के पैसा आया है। तो ये सब क्या है? एक तरफ से फाइनेंशियल, यही समावेशन की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जनधन योजना किस का उदाहरण है? तो वित्तीय समावेशन का उदाहरण। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी करता है? आरबीआई। इसका रैंक इस समय क्या है? 56.4। और इसमें 3 पिलर कौन से हैं? तो वित्तीय सेवाओं की पहुंच, वित्तीय सेवाओं का उपयोग और वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता। और तीनों का हो सकता है वेटेज भी आप लोग बहुत आसान है। सेवाओं तक पहुंच का वेटेज है 45, उपयोग 35, और तीसरा चीज क्या है? उनकी गुणवत्ता 20। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखें। अगला पॉइंट लिख लीजिए, 28 जुलाई 2022 को अगला पॉइंट अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को, अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से दिया गया वर्ष 2022 नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। नंबर 1 इसमें बेन एस बर्नार्ड,
बेन एस बर्नार्ड, बेन एस बर्नार्ड। नंबर 2 डगलस डायमंड, तो तीसरा क्या है कि फिलिप डिक्विक। इन तीनों को नाम आप लोग रख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल कौन पाया है, शांति में नोबेल किसने पाया है, भौतिकी में, रसायन में, कितने क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। पक्का? 2018 के आसपास एक क्वेश्चन आया था टीसीएस में, पूछा था कि नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था। नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम जानते हैं आप? कौन थे? हरित क्रांति के जनक। क्या बोल रहे हो तुम अभी? कृषि के क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्मन ई बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल प्राप्त हुआ, और कृषि का ऑप्शन भी दिया हुआ। ठीक है, अब मजे की बात बताएं कि मैंने भी कृषि ही मारा था, क्योंकि आप लोग शायद जो नोबेल प्राइज है वो कृषि का नाम है, कृषि क्षेत्र में नोबेल दिया जाता है। लेकिन पहले स्टम्प टीसीएस में क्वेश्चन बहुत आसान आते थे, लेकिन वो होता क्या है कि ऐसे ऐसे वो ऑप्शन देते हैं कि आप पहले दिमाग में ही वहाँ पे माइंड मेरा भी, मैं जब लगा दिया, आधा बोला कर दिया, तब मुझे याद आया कि कृषि में तो नोबेल दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में भी नोबेल दिया ही नहीं जाता, इसलिए नॉर्मन ई बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे तीनों का नाम, बेनस बर्नार्ड, डगलस डायमंड और फिलिप डिक्विक। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए। 28 जुलाई 2022 को 28 जुलाई 2022 को 28 जुलाई 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 11वीं कृषि जनगणना, एग्रीकल्चर सेंसस, ग्यारहवीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया। ग्यारहवीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। और तीसरा चीज क्या है, इसी का एक पॉइंट है, पहली कृषि जनगणना 1971 में जारी की गई थी। पहली कृषि जनगणना 1971 में जारी की गई थी। अब ये आप लोगों का काम है, कृषि जनगणना जो जारी की गई 2001 में, तो आज आप लोग जाके रिवीजन देना है, कृषि जनगणना के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पढ़ना है, मन है। बाकी मैक्सिमम जो 3 चीजें लिखवा दी हो, यदि आसान से पूछा जाएगा तो यूनिवर्सिटी पूछ लेगा, यदि कृषि जनगणना से पूछा जाएगा कि कौन सी जनगणना है, तो 11वीं है, कौन जारी किया, नरेंद्र सिंह तोमर। सबसे पहले कब जारी की गई, 1971, और प्रत्येक कितने सालों में जारी की जाती है, तो 5 साल। ठीक, अगला पॉइंट डाल दीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के अनुसार, यानी कि इसकी 5वीं रिपोर्ट है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.2 से घटकर 2% कर दी गई है, 2% हो गया है। सबसे पहले NFHS यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वर्ष 1992 में आयोजित किया गया था। पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1992 में आयोजित किया गया था। 60 में लिखना हो, NFHS लिख लीजिएगा, NFHS 1 1992 या डेट हो सकता है, ठीक है। NFHS 1 कब जारी किया गया था? 1992। NFHS 2 ये कब जारी किया गया था? 1998-99। NFHS 2 1998-99। NFHS 3 2005-06 में। NFHS 3 2005-06 में और चौथा NFHS 4 2014-15 में। NFHS 4 2014-15 में और अभी 2022-23 में शायद इसका 5वां संस्करण जारी किया गया है। आप लोगों को मैंने क्या लिखाया है कि TFR क्या है? 2.2% से 2.2 से कितना हो गया है? 2%। इसका मतलब समझ रहे हैं TFR किसे कहते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट जानते हैं, नाम सुने हैं? कुल प्रजनन दर क्या होती है? क्या पढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसको पॉपुलेशन रेट कहेंगे ना, TFR रेट थोड़ी क्या। 1000 बच्चों में कितने बच्चे बढ़ रहे हैं? कितने में? क्या 1000 छोटे बच्चों शिशु वो इन्फेंट रेट कहलाएगा या फिर कहते हैं चाइल्ड प्रोडक्टिविटी रेट कहलाएगा। जब आप लोग डेमोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें से थोड़ा सा देखेंगे TFR क्या होता है। TFR वो होता है जितनी भी महिलाएं हैं जो प्रजनन की क्षमता रखती है, ठीक है, जितनी भी महिलाएं हैं जो प्रजनन की क्षमता रखती हैं, उनका जीवन काल में कितने बच्चे पैदा होने की संभावना है, उस दर को क्या कहते हैं? TFR कहते हैं, ठीक है। TFR का मतलब यह है, आपके जैसे भारत में कितना माना गया है? लगभग 15 वर्ष के बाद 45 वर्ष तक या 42 वर्ष 41 वर्ष तक क्या है, महिलाओं को प्रजनन उत्पादन क्षमता निर्धारित की गई, ठीक है। तो अपने पूरे जीवन काल में जो महिलाएं हैं वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती हैं, इस संभावना की दर को क्या कहते हैं? TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, ठीक। इसको यदि हम अपनी देश की जनसंख्या को अनुकूलतम रखना चाहते हैं, यानी कि अपने देश की जनसंख्या स्थिरीकरण रखना चाहते हैं, तो इसको TFR रेट कितना निर्धारित किया गया है? 2.1, ठीक है। TFR 2 का मतलब आप समझ रहे हैं? TFR 2 का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति के पास महिला पुरुष दो व्यक्ति हैं जो एक युगल कहे जाए, मतलब कहा जाए कि जो सपत्नी क्या कहा जाता है, जो पुरुष का शब्द, हाँ, दंपति। तो जो दंपति होते हैं
वो मान लीजिए क्या है कि एक स्वयं व्यक्ति है, एक उनकी वाइफ पत्नी है, तो उनके द्वारा जो 2 बच्चे पैदा किए जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, तो ये 2 बच्चे पैदा किए जाते हैं तो TFR कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी पूरी जनसंख्या को आगे आने वाली पीढ़ी में प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। प्रतिस्थापित का मतलब हम 2 लोग ही थे और आगे भी 2 ही लोग पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब है TFR 2%। अच्छा, हम 2 हमारे 2। अब जो जनसंख्या स्थिरीकरण पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़े कि नहीं आप लोग, जनसंख्या नीति नहीं पढ़े, जाके जनसंख्या नीति पढ़िएगा, वहां पे एक आप क्या पाएंगे, एक हम देखेंगे अल्पकालिक उद्देश्य, 3 उद्देश्यों की बात की गई। ठीक है, दूसरा मध्यमकालिक मिड टर्म, और तीसरा क्या है, दीर्घकालिक। आप लोग देखे होंगे दीर्घकालिक उद्देश्य में जनसंख्या को कहा गया था 2045 तक हम लोग क्या करेंगे, स्थिरीकरण ले आएंगे, स्टेबलाइजेशन ले आएंगे उसमें। अब उसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है, 2070 कर दिया गया है। ठीक है, जनसंख्या स्थिरीकरण का जो दीर्घकालिक उद्देश्य था 2045 से बढ़ाकर उसको 2070 कर दिया गया। ठीक है, ये दीर्घकालिक उद्देश्य था। आप उसको मध्यकालीन उसमें देखेंगे, मध्यकालीन उद्देश्य में उसमें लिखा होगा TFR जो है 2010 तक कितना लाना था, 2.1% तक लाना था। ठीक है, TFR 2.1% तक लाने का मतलब ये है कि हम जनसंख्या को क्या करेंगे कि यदि 2.1% है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जनसंख्या जितनी है उसी को उतने में ही प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, अतिरिक्त जनसंख्या हमारे देश में नहीं बढ़ रही। ठीक, अच्छा आप ये बताइए कि मैंने क्या लिखा हुआ, 2. कितना TFR है जनसंख्या उद्देश्य का, 2.1। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो TFR हम लोगों का लक्ष्य पॉपुलेशन पॉलिसी का मिड टर्म का जो लक्ष्य था वो क्या है, 2010 तक ये था कि हमको 2.1% तक TFR लाना था। मैंने ये बताया है कि यदि हम लोग 2 व्यक्ति हैं और 2 व्यक्ति 2 बच्चे पैदा करते हैं तो उसका TFR कितना होगा, 2 होगा। तो ये बताइए जो ये लक्ष्य है 2.1 क्यों रखा गया है, TFR का जो लक्ष्य है 2.1 क्यों रखा गया, 1 पॉइंट क्यों बढ़ा दिया गया उसका, 2 ही होना चाहिए था, 2.1 क्यों कर दिया गया? अरे भाई जो बच्चे पैदा होते हैं कभी कभी होते हैं कि उनकी डेथ भी हो जाती है कि नहीं हो जाती, मैक्सिमम वैसे चांस आप लोग अक्सर देखते होंगे। तो इसीलिए 1 जो रखा गया है, 0.1 रखा गया है। ठीक है, तो 0.1 इसलिए रखा गया है कि आकस्मिक परिस्थितियों में किसी की अकाल मृत्यु होती है, कुछ भी होता है, यदि 1% व्यक्ति की मतलब कोई और एक्स्ट्रा पैदा भी हो रहे हैं तो क्या होगा कि कुछ व्यक्ति जन्म लेते हैं, कुछ मर जाते हैं, तो क्या होगा 2.1 में समायोजित हो जाएगा। अब यदि किसी देश की जनसंख्या का जो TFR है, जैसे आपने अभी कितना लिखा, 2% लिखा है, कि करंट में NFHS में 5 की रिपोर्ट में 2% TFR हो गया है। तो अब यदि TFR क्या है कि 2.1% है तो इसका मतलब ये है कि जनसंख्या अपने आप को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दे रही है, यानी कि जितना है वही बनी रहेगी। आप लोग इसके पहले की रिपोर्ट में देखेंगे कि जो हमारा TFR है वो 2.1 से ज्यादा था। ठीक, तो जब हमारा TFR 2.1 से ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और यदि जनसंख्या में TFR से 2.1 से कम है इसका मतलब ये है जनसंख्या में गिरावट हो रही है। तो अब जो आपका TFR कितना है, 2%, इसका मतलब क्या है, जनसंख्या में गिरावट। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। ये मत सोचिएगा जितनी भी सारी चीजें बता रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, और ये भी जो बता रहा हूँ कि PCS में भी कहीं ना कहीं किसी साल में पूछा जाएगा, ये पूछा गया होगा। तो जितनी भी सारी चीजें बोल रहा हूँ दूसरों आवाज से बोल, सुनिएगा उसको, भूल मत जाइएगा, भूल भी जा रहा है लिख लीजिएगा, जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा इन सब सारी चीजें। बस खाली आप लोग यही देखे होंगे हर जगह कि TFR 2.1 से 2 हो गया है, ये 2.3 हो गया है, इस राज्य का कितना है। जब किसी चीज को जान ही रहे हैं है क्या, तो कैसे कितने दिन तक उसको याद रखेंगे। अब शायद है आपको अनुमान होना चाहिए कि जो 2.1% है ये प्रतिस्थापन रेट कहा जाता है। अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की प्रतिस्थापन दर की TFR कितना है, तो 2.1, 2 मत मार दीजिएगा वहाँ पे गलती से,
ठीक है। और करंट सिनेरियो जो है, करंट लेटेस्ट डेटा भारत का क्या हो गया है, 2 हो गया है। अब अगली ये निकाली तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति के प्रमुख बिंदु। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के प्रमुख बिंदु। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के प्रमुख बिंदु। प्रजनन दर, ATFR दर जो है, प्रजनन दर वर्ष 2026 में 26 एवं 2030 तक, प्रजनन दर को वर्ष 2026 एवं 2030 तक क्रमशः 2.1% एवं 1.9% पर लाना। दो 2026 में कितना लाना है, 2.1%, और 2030 में कितना लाना है, 1.9%। क्या है, TFR रेट को लाना है उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के जो उद्देश्य है। ठीक है, अब यही देखिए, मान लीजिए लिखा है TFR, अब लोग जान ही नहीं रहे TFR, समझ ही नहीं पाएंगे कि क्यों 2026 में 2.1 लाना है और क्यों 2030 में लाना है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या में गिरावट करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला पॉइंट लीजिए, शिशु मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2026 तक, शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2026 तक प्रति हजार पर, प्रति हजार ऐसे लिख लीजिएगा कि प्रति हजार यानी कि 32 लाना है, और 2030 तक कितना लाना है, 22। शिशु मृत्यु दर 2026 तक प्रति हजार 32, 2026 तक लाना है, और 2030 तक कितना लाना है, 22 लाना है। ठीक, अगला पॉइंट डाल लीजिए, नवजात मृत्यु दर को, नवजात मृत्यु दर को 32 से घटाकर नवजात मृत्यु दर को 32 से घटाकर वर्ष 2026 तक, नवजात मृत्यु दर को 32 से घटाकर वर्ष 2026 तक 22 तथा वर्ष 2030 तक 12 पर लाना। नवजात मृत्यु दर को 32 से घटाकर वर्ष 2026 तक 22 तथा 2030 तक 12 लाना। ठीक, नवजात शिशु का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, पैदा हुआ होता है तो एक माह का हो। ठीक है, और शिशु शायद 0 से 1 से शायद 5 साल तक, 5 साल की उम्र। ठीक, एक वही कोर्स जो भी अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 1 वर्ष से या 4 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, 1 वर्ष हो गए। ठीक है, एक बाल मृत्यु दर, तीनों अलग अलग चीजें हैं। नवजात शिशु दर क्या है और एक शिशु क्या है, एक बाल्य, तीनों अलग अलग है, तीनों में थोड़ा थोड़ा एज का डिफरेंस। जब कभी मैं डेमोग्राफी मान लीजिए कभी जगह आती है तो मैं बता दूंगा। नवजात शिशु का 1 माह से कम होता है। ठीक, अगला डाल लीजिए, 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर का, 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर का, 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर का,
5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर का वर्तमान के 47 से घटाकर 2026 तक 35 लाना, 2026 तक 35 लाना और 2030 तक 25 पर लाना और 2025 तक 35 पर लाना 2030 तक। अगला हेडिंग पॉइंट कैलकुलेट कीजिए। 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर का वर्तमान के 47 से घटाकर वर्ष 2026 तक 35 लाना एवं 2030 तक क्या है 25 लाना। ठीक, अब अगला पॉइंट लिख लीजिए। वर्तमान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जीवन प्रत्याशा वैसे आएगा तो नहीं लिखेंगे आया था क्वेश्चन शायद। ठीक है, लिखा लेंगे। लिखो पहले इसको। क्या लिखा है? तो वर्तमान में प्रदेश की मात्र मृत्यु दर वर्तमान में प्रदेश की मात्र मृत्यु दर 197 मात्र मृत्यु दर 197, जिसे वर्ष 2026 तक 150 और वर्ष 2030 में और वर्ष 2030 में 98 पर लाना है। और वर्ष 2030 पर 98 पर लाना है। अच्छा ये बताइए कि मात्र मृत्यु दर कितने के बीच में निकाली जाती है? 1 लाख ना, पता है सबको। ऐसा तो नहीं कि 1000 में 197 मारे दे रहे हैं, ठीक है ना। मात्र मृत्यु दर जब निकाली जाती है तो प्रति 1 लाख बात रहा है आपको। कभी कभी काफी खुशी मिलती है जब आप लोग कुछ बता देते हैं, लगता है कि चलो ठीक। कौन पढ़ाया था वैसे? अपने से पढ़े थे? जनसंख्या पढ़े होंगे उसमें, अभी लेटेस्ट पढ़ाया गया है क्या? ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के यहाँ कोई बैठा ही नहीं। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होते तो शायद मुझे काफ़ी आसानी होती आप लोग समझाने में। इकोनॉमिक्स का एक विभाग है, यहाँ कोई बैठा ही नहीं। और कोई इकोनॉमिक्स कितने लोग हैं इकोनॉमिक्स? किसी का नहीं है सर? काफी है। हाँ, मैं नहीं पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ा लेता हूँ, नहीं कि समझ में आता तो खुद समझ भी लेता हूँ। ठीक है, शायद है कि हर क्लास में 2-3 बार भी बताया हो, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बता पाएंगे। तो बता लेंगे। लिख लीजिए जनसंख्या प्रदेश की। लेकिन सर जीएनपी और एनएनपी नहीं बताया, उन दोनों में डिफरेंस नहीं किया। जीएनपी में क्या है कि डिप्रिसिएशन हटा देते हैं जो, वही क्या कहलाता है, एनएनपी कहलाता है। सर यही डिप्रिसिएशन एग्जैक्टली किस टर्म में? ह्रास जो होता है, जैसे आपका टूट का जो व्यय होता है, जब आपके पास क्या है जो भी परिसंपत्तियां आप लोग अर्जित करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन होता है कि नहीं होता है, तो जो डिप्रिसिएशन होगा उसी को जो ह्रास घटाते हैं उसी को क्या कहते हैं, एनएनपी कहलाते हैं। टूट फूट जो होती है, टल फूटे जो आपके खराब हो जाते हैं, जो मान लीजिए कि कहते कि एक तरफ से इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री का मतलब कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जो रह जाते हैं, अगले साल नहीं बिक पाते हैं, उसी अवस्था में रखे रह जाते हैं, उनको भी क्या है डिप्रिसिएशन, एक तरह से ह्रास कह सकते हैं। कोई चीज़ है ना खराब होती है ना, उसका जैसे मशीन है उसका कुछ खराब होती है उसको क्या कहते हैं, ह्रास, और उसका मूल्य निकाला जाता है। ये सब एक अनुमान, एक वास्तविक आंकड़े हर घर आपके आके नहीं पता किया जाता कि कितना रुपये तुम पा रहे हो, कितने रुपये हम पा रहे हैं, एक अनुमान लगाया जाता है, एक सर्वे किया जाता है। ठीक, तो क्या मैं बता रहा था अभी कि आप लोगों को अच्छा लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखाना था ना, तो प्रदेश की औसत जीवन प्रत्याशा को
वर्ष 2026 तक प्रदेश की औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष 2026 तक 64.3 से बढ़ाकर प्रदेश की औसत जीवन प्रत्याशा को वर्ष 2026 तक 64.3% से बढ़ाकर 66 यानी 66% तथा वर्ष 2030 तक 69% पर लाना। वर्ष 2030 तक लाना। 2026 तक 64.3 से बढ़ाकर 66% हाँ। और 2030 तक 69। बाकी आप लोग जनसंख्या नीति में पढ़े ही होंगे जनसंख्या नीति के बारे में। पॉपुलेशन पॉलिसी एक्शन में देखा वहाँ पे लिखा हुआ है, कोई सर पढ़ा के गए पॉपुलेशन पॉलिसी जनगणना लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा उस पोर्शन को टच नहीं करूँगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखा है क्या आपके? पूरे देश की जनसंख्या के बारे में लिखा है होंगे, तो मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में लिखवा दिए, तो बात लगभग आप लोगों की कंप्लीट हो गई। एक चीज और लिख लीजिए, इस नीति में गर्भ निरोधक अपनाने की दर, किस नीति में? ये उत्तर प्रदेश की नीति की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो नीति क्या है, हेडिंग डाले हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश की नीति? जी जी। इस नीति में गर्भ निरोधक अपनाने की दर से, गर्भ निरोधक अपनाने की दर जो 13.7% है यानी 13.7% है, है, वर्तमान में कितना है 13.7%, वो बढ़ाकर 2026 तक 45% लाना। 2026 तक 45% लाना तथा 2030 तक 52% यानी 52% तक लाना। 2030 तक 52% पर लाना। मुझे अभी काफ़ी कुछ रह गया है, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ 2-3 चीज़ें बता दे रहा हूँ, आपको चाहिएगा जहाँ से भी आपको मिले। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, शायद पता नहीं मिल रही है कि नहीं कुछ मिल रही है, मैंने कल ही बताया था, इसको ले सकते हैं। इसी से मैं आप लोगों को लिखा भी रहा हूँ, कहीं अलग से नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको समझाने वाली चीज़ें नहीं है और डेटा किसी के दिमाग में इतना है नहीं तो सबको तुरंत याद रहे। और जब कोई चीज़ सामने रहती तो गलतियाँ भी कम होती है, नहीं होती। यही रख के लाएंगे, ढंग से और लाएंगे तो शायद ज़्यादा गलतियाँ। तो आप लोगों को मैंने 3-4 चीज़ें बताई थी। एग्रीकल्चर सेंसस, एक होता है इकोनॉमिक सेंसस, आर्थिक जनगणना। आर्थिक जनगणना भी क्या है, आर्थिक जनगणना सबसे पहले कब लाई गई थी? 1977 में, 1977 में, वो भी अभी लेटेस्ट आई है। इकोनॉमिक सेंसस आप लोग वन रिपोर्ट, ठीक है, वन रिपोर्ट मैंने बताया है, अभी आई है फिर से। वन रिपोर्ट के बारे में आप लोग, आर्थिक जनगणना के बारे में, कृषि जनगणना के बारे में, पशुधन जनगणना के बारे में। अक्सर आप लोगों से दूध के उत्पादन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस में, ठीक है, पशुधन जनगणना के बारे में। और इसके बाद पशुधन के बाद जो है आप लोग देखेंगे कि धान का जो, और ये जो एमएसपी जारी की जाती है, इसमें से कुछ नहीं 3 चीज़ों का जरूर याद रखिएगा, गेहूँ, धान और धान ग्रेड ए। 3 का देख लीजिएगा कि सरकार ने कितना एमएसपी जारी किया है, उसका क्या रेट है, इन सब सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। फिर आप लोग ये देख लीजिएगा कि उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन कि गेहूँ चावल का देश में, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक उत्पादन करता है, हमारे राज्य में कौन सा सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, इनको देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद देख लीजिएगा कुछ बड़ी बड़ी जो फसलें हैं, जैसे 2-3 दालें हैं, दाल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, कुछ फलों का सर्वाधिक उत्पादन, ये सब सारी चीज़ें आप लोग तैयार कर लेंगे, देख लेंगे तो क्वेश्चन शायद इसके बाहर ना आए। तो जब पूछना ही है तो इसके बाद पूछा था कि माइन इकोनॉमिक्स देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था माइन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करके। हम लोग सोचे थे कि अर्थशास्त्र का विषय हो,
बाद में पता चला कि एक्सप्लेनेशन में देखो समाज शास्त्र का कुछ क्वेश्चन था, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन था, कुछ ऐसे करके आया था पिछली बार पीसीएस में। इकोनॉमिक्स लिखा हुआ था, मैन ऑफ इकोनॉमिक्स कुछ ऐसे करके, आर्थिक मनुष्य की अवधारणा से कुछ ऐसे करके क्वेश्चन आया था पीछे। तो भाई वो पूछेंगे तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, हम लोग भी आज तक पढ़े नहीं थे। एक गरीबी की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आया था, आर्थर लुइस उसके प्रतिपादक हैं। ये क्वेश्चन था पॉलिटिकल का। आर्थर लुइस, गरीबी की संस्कृति, कल्चरल पॉवर्टी, देखा है इस क्वेश्चन को? गरीबी की संस्कृति कौन थे इसके प्रतिपादक? आर्थर लुइस। हम लोग ढूंढ रहे थे इसको इकोनॉमिक्स में, कहीं नहीं मिला, पॉलिटिकल का क्वेश्चन था ये। हालांकि मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे पता तो क्वेश्चन जब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको बहुत एग्जैक्टली मतलब क्या गरीबी की संस्कृति, मतलब गरीबी में अलग संस्कृति लोग फॉलो करते हैं। गरीबी की संस्कृति, कल्चरल पॉवर्टी वो है, यही जो मैंने आपको बताया ना कि संस्कृति और ऐसी इस तरह का कल्चर हो जाना कि एक दूसरे को और हस्तांतरित करते चले जाना, अपनी गरीबी को दूसरे पर हस्तांतरित, अत्यंत ही एक दूसरे निर्धनता पड़े होंगे, परम निर्धनता पड़े होंगे, ठीक है। स्ट्रीम पॉवर्टी जिसे कहते हैं, ये सब उसी के कॉन्सेप्ट हैं, उसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को कई अलग अलग उससे देखते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ देखते हैं, तो कहीं आर्थिक विकास लिखा होगा, तो कहीं धारणीय विकास लिखा होगा, तो अलग अलग जो राइटर हैं वो अलग अलग नामों से संबोधित किए हैं। बाकी टर्म लगभग उसका मीनिंग वही। मुझे लग रहा है आज आपके लिए पर्याप्त था। जितना आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आर्थिक आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। आपको वन रिपोर्ट, इकोनॉमिक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस और जो पशुधन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का पूरा रिपोर्ट, लेटेस्ट क्या डेटा है, मैंने खाली उत्तर प्रदेश के लिए अनुमान व्यक्त किए हैं, आगे सबसे टारगेट देती है। एनएफएचएस की जो रिपोर्ट आई उसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको किस देश में जो कृषि से संबंधित उत्पादन है, कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन है, एमएसपी से संबंधित कम से कम गेहूँ, धान ग्रेड ए और धान का क्या एमएसपी निर्धारित है, इसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।